नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपकी गणित पेडागोजी के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये आपका 10 जनवरी 2023 का पेपर वन का आपके प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जाता है किसके द्वारा? प्रयोग के द्वारा, निगमन के द्वारा, जांच के द्वारा या फिर परीक्षण के द्वारा। तो जब आप क्या है प्रमेयों को सिद्ध करते हो, आप थ्योरम को सिद्ध करते हो, तो ये आप क्या है निगमन तर्क पे आपका होता है। यानी आप सबसे पहले क्या है निगमन तर्क लगाते हो, यानी आप फॉर्मूला लगाते हो। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं हम। ठीक है, तो आपका जो है दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न से कौन सा है? ठीक है, आपको रटन जो है आपका कौन सा है आपका कि सहपाठी और शिक्षक की सहायता एवं परामर्श लेते हुए वर्कशीट में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थी को कहना। तो इसलिए तो आपका सही हो जाएगा, इसमें गलत नहीं है आपका। इसमें आप बच्चा क्या है रट नहीं रहा है। और दूसरा कह रहा है कि गुणज सारणी पहाड़े एवं सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि ये अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। याद करना, और हमें यही पूछा गया था याद करने की विधि कौन सी है। तो दूसरा ही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है याद करना आ गया है। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीली के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? यानी आपको गलत ढूंढना है। स्तर आयु पर निर्भर करती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, विकासात्मक है बिल्कुल सही, अनुक्रमिक है बिल्कुल सही, स्तर ज्यामितीय में मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर चलते हैं बिल्कुल सही। तो आपका कौन सा है? पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत ढूंढना था। चलिए अगला देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य है? ठीक है, नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषण द्वारा किया जा सकता है, खेलों द्वारा नहीं। कि आप जो है बच्चों को कुछ नया चीज़ केवल क्या है भाषण के द्वारा सिखाते हो और खेल के द्वारा नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। नए विकसित गणितीय कौशल के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। जब आप गणित पढ़ाते हो आप खेल के द्वारा भी गणित को भी क्या है सिखा सकते हो, तो ये आपका सही है। खेल आकलन के लिए उपयोग नहीं किए जाना चाहिए, ये आपका गलत है। खेल विधि आपका जो है अपनानी चाहिए आपको। तो केवल आपका बी सही हो जाएगा, ए गलत है, सी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालते हैं कि सक्षम है कि अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी की तुलना से अधिक वस्तुएं हैं और समुच्चय बी में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं, तो समुच्चय ए और समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं होंगी। तो निम्नलिखित में से विद्यार्थियों द्वारा मापन के कौन से सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना दिख रही है? ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि अगर ए क्या है बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए जो है वह क्या है सी से बड़ा है। ठीक है, तो अनुपातिक चिंतन कर रहे हैं, कर्म विनिमेयता कर रहे हैं, या फिर संरक्षण कर रहे हैं, या फिर संक्रामिता कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संक्रामिता, ये आपका संक्रामिता कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है, क्योंकि प्रतिमान जो आपके होते हैं उनको आपका शामिल किया गया कि प्रतिमान प्रकृति में कलात्मक होते हैं। ठीक है, प्राथमिक कक्षा में एक अध्यापक के लिए प्रतिमानों को पढ़ाना आसान होता है। प्रतिमान कहीं गणितीय अवधारणाओं के आधार का निर्माण करती हैं
और चौथा कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम बहुत कम है, इसलिए बच्चों को प्रतिमानों को बनाने में व्यस्त रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कि प्रतिमान जो होते हैं गणितीय अवधारणा के आधार का निर्माण करते हैं आपके, ठीक है। तो आपका तीसरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका, कक्षा 1 के विद्यार्थियों को संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्री अब्दुल्ला ने विभिन्न वस्तुओं सामग्री जैसे कि पेंसिल, गेंद, टॉफियाँ इत्यादि का उपयोग किया, ठीक है। उन्होंने क्या है इन चीज़ों का उपयोग किया, तो निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति का उपयोग करने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, यानी उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ऐसे उपकरण ऐसे उन्होंने जो है यूज क्यों किया है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जो है ठीक है, ये आपका सातवां प्रश्न है कि चलो ऑप्शन देख लेते हैं अब हम, कि विद्यार्थियों का ध्यान सु सुपरिचित वस्तुओं की ओर आकर्षित करने के लिए, यानी विद्यार्थियों का ध्यान क्या है, उन वस्तुओं की ओर आकर्षित करने के लिए नहीं, गणित की कक्षा में कुछ खाली समय बिताना, यानी खाली समय बिताना, इसलिए वो क्या उनको इन चीज़ों के बारे में बता रहे नहीं। संख्याएं जो कि एक निराकार संप्रदाय है के संप्रतिकरण हेतु साकार मूर्त उदाहरण वांछनीय है, यानी आपको संख्याएं पढ़ाने के लिए आपने क्या है मूर्त उदाहरण का एग्जाम्पल दिया। मूर्त उदाहरण क्या होता है, जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं उन्हें क्या है मूर्त वस्तुएं कहते हैं। तो मूर्त चीज़ों को उदाहरण देना बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को संख्या संप्रदाय अधिगम के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका थर्ड ही हो जाएगा आपका, ठीक है। संश्लेषण विधि में हम अग्रसर होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। तो आपका क्या पूछ रहा है आपका, संश्लेषित विधि में, तो ये हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में डैश जरूर होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा डैश जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तकनीकी सलाह होनी चाहिए, या फिर गणितीय कहानी खेल का क्रियाकलाप होना चाहिए, प्रश्न हल करने की औपचारिक कलन विधि होनी चाहिए, या फिर गणितीय संप्रदाय को सटीक परिभाषा होनी चाहिए। इसका सही आंसर होना चाहिए आपका गणितीय कहानी खेल और क्रियाकलाप आपका शामिल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या है अभी छोटा है और ये आपको प्राथमिक स्तर पे पूछ रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, गणित की कहानियाँ होनी चाहिए, खेल होना चाहिए और उसका क्रियाकलाप होना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है। एक हितधारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है, कि आप मूल्यांकन क्यों करते हो बच्चों का, शिक्षा के लिए किस प्रकार से मददगार है, कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने एवं पाठ्य चर्चा के विकास में एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाता है, यह महत्वपूर्ण सूचना देने में, या फिर सामान्य एवं व्यक्तिगत अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों को पहचान में, या फिर मूल्यवान एवं गंभीर प्रासंगिक निर्णयों को लेने में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा, कि अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करने के लिए आप क्या है मूल्यांकन करते हो। आप बच्चों को मूल्यांकन क्यों करते हो, ताकि बच्चों को कहाँ कठिनाई आ रही हो उसका क्या है आप फिर कठिनाई आ रही हो उसका पता लगाओ और फिर आप क्या है उसका उपचार करो, उसका निदान करो, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपका गणित की कक्षा में एक बच्चा लिखता है, इतना लिखता है कि 4.78 जो है वह क्या है
4.9 से बड़ा है। यानी उसने क्या है, दो अक्षर देखा तो उसने दशमलव के बाद दो अक्षर देखी तो बच्चा क्या सोच रहा है कि ये बड़ा हो जाएगा। 7.26 जो है वो 7.3 से बड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, यानी बच्चा ऐसा त्रुटि क्यों कर रहा है। तो ये आपसे पूछा गया है। बच्चे लापरवाह हैं और कक्षा में सतर्क नहीं है। बच्चे लापरवाह हैं, गलत हो जाएगा। बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक समान प्रश्न देने की आवश्यकता है। अभ्यास कराना बच्चे से, ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, लापरवाह आपका गलत हो जाएगा। बच्चे ने इस नियम की एक 3 अंकीय संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है का अति सामान्यीकरण कर लिया है। बिल्कुल सही कि बच्चा जो है वह समझ रहा है कि जो आपका 4.78 है वह क्या है, 4.9 से बड़ा क्यों है। क्योंकि उसने क्या है, दो अक्षरों, उसने सोचा कि जो दो अक्षरीय है उसका उसने अधिक क्या है, सामान्यीकरण कर दिया है। ठीक है, कि 2 अंक जो है वो बड़े होते हैं 1 अंक से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है, तीसरा ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणितीय योग्यता गलत हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा भी गलत है, तो तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ। राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गणितीय शब्दावली के अधिगम पर, कलन विधियों को कंठस्थ करने पर, गणित जो गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर, या फिर प्रश्नों को हल करने के गहन अभ्यास पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है, तीसरा आपका सही हो जाएगा, गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर। तीसरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। यह तार्किक विवेचन पर आधारित है। बिल्कुल आप तर्क करते हो गणित में, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है, बिल्कुल सही है। यह गणित की प्रकृति में क्या है, अमूर्त है, बिल्कुल आप क्या है, अमूर्त चिंतन करते हो, बिल्कुल सही है। इसका अन्य विषयों में अति सीमित अनुप्रयोग है, यानी इसका क्या है, गणित का उपयोग जो है अन्य विषय में सीमित है, मतलब अति सीमित अनुप्रयोग है, मतलब इसका प्रयोग कम है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत पूछा गया था। गलत देता हूँ। राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक रूपरेखा जो NCF 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं सटीकन कौशल के विकास में विद्यालय गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। ठीक है, यह सत्य है, यह सत्य होगा या असत्य होगा, कि जो आपका अनुमान लगाना जो होता है वो गणित की भूमिका, सत्य तो है। तो 4 ऑप्शन क्या है कह रहे हैं, तो इनमें से पहला ऑप्शन तो आपका कट गया, क्योंकि इसमें क्या है, सत्य नहीं है बोल रहा है, तो ये तो आपका कट गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, सत्य है, क्योंकि जो आपके विद्यार्थी के लिए कई सूत्र और कलन विधियों को याद करना कठिन है और वे उत्तरों का सटीकीकरण कर सकते हैं। यानी बच्चा क्या है, उसको सूत्र करने में दिक्कत होती है, इसलिए वह क्या है, सटीक मतलब उसी सटीक आंसर दे देता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सत्य है, क्योंकि वह प्रश्न को हल करने में समय की बचत करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका। चौथा क्या कह रहा है कि सत्य है, क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्या के हल में अनुभव एवं सटीकरण निहित है। यानी जब आपके जो गणितज्ञ होते हैं वह भी जब प्रश्नों को सॉल्व किया तो क्या है, अनुमान लगाते हैं वो। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है यहाँ पे थोड़ा इसमें आपके लेटर छोटे और के हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की
विद्यार्थियों को भिन्न शिक्षण के लिए सबसे कम उपयुक्त होता है। ठीक है, कि भिन्न शिक्षण, आप भिन्न शिक्षण पढ़ा रहे हो आप बच्चों को, तो क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला कह रहा है कि भिन्नों के चित्रीय निरूपण का उपयोग करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि परिभाषाओं के उपयोग से भिन्नों की प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना, या फिर हिस्से और पूरे के संबंध वाले दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना, या फिर कह रहा है कि विभिन्न भिन्नों को निरूपित करने के लिए पेपर फोल्डिंग तकनीक का उपयोग करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कि यहाँ पे पूछ रहा है कि हिस्से आपका जो है भिन्न पढ़ाना है आपको, जैसे आपको 2/3 बच्चों को पढ़ाना है तो कौन सी विधि आप अपनाओगे इनमें से। चित्र निरूपण नहीं हो जाएगा, परिभाषा आपका गलत हो जाएगा, चित्र के हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हिस्से और पूरे के संबंध वाले दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना, बिल्कुल सही। सपोज आपने क्या है, भिन्न आप बच्चों को पढ़ा रहे हो अपनी कक्षा में, तो आपने बच्चों को क्या बताया, ये तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। सपोज आपने एक पिज्ज़ा लेके बच्चों को, तो एक बच्चे को आपने क्या है एक स्लाइस दे दी, तो आपने पूछा कि कितना बच्चे ने खाया, तो आपने क्या, बच्चे क्या बोलेंगे 1/4। कितना खाया, एक खाया, कितने में से, 4 हिस्से में से। तो इस हिसाब से आप बच्चों को क्या है भिन्न पढ़ा सकते हो। ठीक है, यानी उनके दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करके। तो ऑप्शन तीसरा इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करें आपके 15 इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके गणित पेडागोजी से। इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।